हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं अपील एंड रिवीजन की रिवीजन। यस, फॉर दिस थ्योरी चैप्टर्स आई वुड लाइक टू से यू दैट दीज चैप्टर्स कैन बी अ सेवियर फॉर यू, बिकॉज क्या होता है जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जिसमें कंसेप्चुअली वो घुमा सकते हैं आपको, वहां पे आप लैग कर सकते हो। बट ये थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं वहां पे आपको एज इट इज कोट करनी है चीजें, और उसमें एक्स्ट्रा है तो क्या ही बनेगा। जो भी चैप्टर के अंदर है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको रिकॉल करना है, सो दैट यू कैन प्रॉपरली राइट इट इन द एग्जाम। तो इन चैप्टर्स को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अपील एंड रिवीजन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। जस्ट एक चीज माइंड में रखिएगा कि कैसे कैसे ये चैप्टर फ्लो करने वाला है, कैसे कैसे ये चैप्टर फ्लो करने वाला है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले आएगा, देखो क्या होता है, जब भी डिपार्टमेंट कोई पास करता है ऑर्डर, वो होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर। वो होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर। उसके बाद अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट खुद सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आगे अपील में जा सकते हैं। तो हायरार्की क्या रहेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद क्या रहता है, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, डिटेल में हम अच्छे से देखेंगे। बस इट्स जस्ट कि आपके माइंड में एक होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद क्या आएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, अपील करना है। तो अपील की पहली जो है वो आती है अपीलेट अथॉरिटी। एपिलेट अथॉरिटी आती है पहली पावर, जहां पर आप अपील करते हैं, एपिलेट अथॉरिटी। उसके बाद आता है एपिलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट अथॉरिटी। उसके बाद आता है एपिलेट ट्रिब्यूनल, देन वी कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देयर आर वेरियस चेंजेस, जहां पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझो, दिस इज द नॉर्मल हायरार्की दैट एवरीवन हैज टू फॉलो। एक चीज और आप यहाँ पे याद रखना, डिपार्टमेंट के पास एक और ऑप्शन होता है। अगर डिपार्टमेंट एपिलेट अथॉरिटी में नहीं जा पाया तो उसके पास रिवीजन करने का राइट भी है, ये आप एक माइंड में चलो। सबसे पहले एपिलेट अथॉरिटी, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट वन। डिपार्टमेंट के पास एक और ऑप्शन आ जाता है, अगर वो एपिलेट अथॉरिटी में नहीं जा पाए, देन दे कैन फॉलो द रिविजनर ऑल्सो। रिविजनरी अथॉरिटी के पास जाकर वो रिवीजन भी कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, हम अच्छे से लर्न कर लेंगे साथ साथ पे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हमने क्या देखा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है, जो ओरिजिनल ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है, उसको बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बेसिकली जो डिपार्टमेंट नॉर्मल केसेस में ऑर्डर पास कर रहा है, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अगर कोई पर्सन क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहां पे अपील करेगा, पहली अपील कहां पर जाके होगी, एपिलेट अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आप कहां चले गए, एपिलेट अथॉरिटी में चले गए। तो एपिलेट अथॉरिटी में कौन कौन फाइल कर सकता है अपील, डिपार्टमेंट भी कर सकता है एंड अग्रीव्ड पर्सन टैक्स पेयर भी कर सकता है। नंबर वन, इधर देखो, अगर अगर अपील कौन फाइल कर रहा है, टैक्स पेयर अपील फाइल कर रहा है। कौन फाइल कर रहा है, स्टोरी बना के याद करेंगे, मैं टैक्स पेयर थी, मुझे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिसीजन सही नहीं लगा, तो अब मैं अपील में जाना चाहती हूँ। अपने आप को रखो यहाँ पे, अब आप अपील में जाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर हैं। तो क्या कहता है डिपार्टमेंट, कोई भी अगर ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है, उसके अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो, एपिलेट अथॉरिटी में जा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, only aggrieved person who can file the appeal। एग्रीव्ड पर्सन ही अपील फाइल कर सकता है। इफ यू आर एग्रीव्ड मतलब आपको लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट चला गया है, देन ओनली यू कैन फाइल फॉर द एपिलेट अथॉरिटी। सेकंड चीज, अपील मस्ट बी अगेंस्ट अ डिसीजन। आप उसके अगेंस्ट पास करे हो। अब जो डिपार्टमेंट ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट आपको जाना है, तभी आपको अपील फाइल करनी है। तो क्या बोला यहाँ पर, सिंपल सी बात बोली, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज ओनली एग्रीव्ड पर्सन हु कैन फाइल। जो उससे पीड़ित है, जो एग्रीव्ड है पर्सन, वही जा सकता है। सेकंड बात क्या बोली, अपील मस्ट
बी अगेंस्ट अ डिसीजन, अगेंस्ट होना चाहिए जो डिसीजन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दे दिया। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो बात ही खत्म हो जाती है। इफ यू आर अगेंस्ट द डिसीजन देन ओनली यू हैव टू गो टू द एपिलेट अथॉरिटी। टाइम लिमिट क्या है एपिलेट अथॉरिटी का टैक्स पेयर के लिए? टैक्स पेयर के लिए टाइम लिमिट रहने वाला है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहां से ले लें? 3 मंथ्स कहां से ले लें? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था। एक बात बताओ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करके अपने पास रख लिया, अपने पास रख लिया, आप तक वो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, तो क्या आप एक्शनाइज कर पाएंगे उस चीज को? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या बोला, 3 मंथ्स कहां से देखने हैं? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कहां से देखने हैं? कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर से आपको 3 मंथ्स देखने हैं। 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर से देखने हैं। और डिले कैन बी कंडोन, 1 महीने का डिले कैन बी कंडोन, अगर वो सफिशिएंट कोज उनको लगता है तो 1 महीने तक वो उसको डिले कंडोन कर सकते हैं। देखो क्या बोला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया 23 सितंबर को, कम्युनिकेट हुआ 28 सितंबर को, तो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हेन द ऑर्डर वाज पास, यू आर बेसिकली बॉदर्ड अबाउट आपको कब मिला, क्योंकि जब आपको मिला तभी आप एक्शन ले सकते हो ना, बिना आपको ऑर्डर मिला आप एक्शन कैसे लोगे? तो इट्स अ वेरी बेसिक एंड लॉजिकल थिंग। तो टाइम लिमिट क्या हो गई? 3 मंथ्स की टाइम लिमिट हो गई, प्लस 1 मंथ का डिले ऑफ कंडोन हो सकता है। बीच बीच में मैं आपको पूछती रहूंगी, सो अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म फॉर फाइलिंग एन अपील। क्या होगा? सबसे पहले आपको फालतू की चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखो, जब टैक्स पेयर फाइल करेगा वो जीएसटी अपील 01 में फाइल करेगा। देखो इधर देखो, मैंने जाके क्या किया, मैंने जाके जीएसटी 01 में अपील फाइल कर दी। अब अपील मैंने फाइल कर दी तो ठीक है, उन्होंने मुझे क्या किया, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया। मतलब ये प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूं? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है टू व्यू कि वो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट दे दे। डिपार्टमेंट के पास अभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली आपने एक बार जीएसटी अपील 01 फाइल किया तो आपको तुरंत होता है ना कि आप सिस्टम पे कोई चीज फाइल करते हो एकदम से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, बट उसका वेरिफिकेशन बाद में होता है कि वो सही है या नहीं है। तो सेम इज द केस हियर ऑल्सो, आपने जैसे जीएसटी अपील 01 फाइल किया आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया, राइट। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया, तो अब आपकी ड्यूटी है टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। अगर आपने टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे तो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। वो कब से होगा देखते हैं। तो क्या बोला इसने, क्या बोला, अगर आपने विद इन 7 डेज, अगर आपने विद इन 7 डेज, 7 डेज का टाइम होता है आफ्टर फाइलिंग जीएसटी अपील 01, अगर आपने विद इन 7 डेज डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, विद इन 7 डेज अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो क्या होगा, जिस दिन आपकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट थी वही आपकी फाइनल एक्नॉलेजमेंट, वही आपकी फाइलिंग ऑफ अपील की डेट को कंसीडर कर दिया जाएगा, वही आपका फाइनल डेट ऑफ अपील को, फाइलिंग ऑफ अपील को कंसीडर कर दिया जाएगा। तो क्या बोला, द फाइनल एक्नॉलेजमेंट, तो फाइनल हमने अपील फाइल करी जीएसटी अपील 01 में, डिपार्टमेंट हमें देगा आंसर जीएसटी अपील 02 में। ध्यान रखना, अगर आपने विद इन 7 डेज फाइल कर दिया, अगर आपने विद इन 7 डेज फाइल कर दिया तो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग कब मानी जाएगी, जिस दिन आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट मिला था, जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था। अगर आपने विद इन 7 डेज सबमिट नहीं करा, अगर आपने विद इन 7 डेज सबमिट नहीं करा, तो जिस दिन, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी शैल बी कंसीडर्ड एज अ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। तो जिस दिन आपने कॉपी फाइल करी उस दिन मानेंगे, क्या हो गया, वो फाइल अपील हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो विद इन 7 डेज आप डॉक्यूमेंट जमा कराओ, तो जो आपने प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जिस दिन आपका था वही डेट फाइनल मानी जाएगी। अदरवाइज जिस दिन आप एक्चुअल में सबमिट कर रहे हो, आप लेट हो गए हो, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी शैल बी कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद अपील शैल बी ट्रीटेड एज फाइल, अपील फाइल तभी मानी जाएगी। अब आपने डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं करा, आप आराम से बैठे हो एक्नॉलेजमेंट भर के, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने अपील फाइल करी है। यू कांट थिंक कि मैं अपील फाइल कर चुका हूं। अपील फाइल तभी मानी जाएगी जब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट देके कंफर्म किया जाता है यस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड, तभी आपकी अपील फाइल मानी जाएगी। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कोई टैक्स पेयर एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कहां जा सकता है, एपिलेट अथॉरिटी में जा सकता है। एपिलेट अथॉरिटी में कब जा सकता है, 3 मंथ प्लस 1 मंथ का डिले ऑफ कंडोन। उसके बाद जीएसटी अपील 01 में वो फाइल करेगा,
उसके बाद विद इन 7 डेज उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर विद इन 7 डेज उसने डॉक्यूमेंट दिए तो प्रोविजनल डेट ही उसकी बन जाएगी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अदरवाइज जिस दिन आप सबमिट करोगे दैट डेट वुड बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द अपील इज फाइल्ड एंड द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कब इशू किया गया? 10 सितंबर को इशू किया गया। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट 10 सितंबर को इशू किया गया। द टैक्स पेयर क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 15 सितंबर को दे देता है, विद इन 7 डेज दे देता है। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील कब मानी जाएगी? जिस दिन आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट मिला था। अगर आपने क्या किया, अगर आप सबमिट करते हो डॉक्यूमेंट 25 को कर रहे हो, बहुत लेट 7 डेज के बाद कर रहे हो, तो जिस दिन आपने सबमिट किया वही आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा। उसके बाद आता है, अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो आपको कुछ प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। हम देखेंगे आगे कितना कितना प्री डिपॉजिट है। अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार मार्क करके सिर्फ अभी इतना याद रखो कि प्री डिपॉजिट सिर्फ टैक्स पेयर के केस में है। डिपार्टमेंट के केस में प्री डिपॉजिट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो प्री डिपॉजिट है वो टैक्स पेयर को कराना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इज नॉट anyway required to पे एनी काइंड ऑफ प्री डिपॉजिट। डिपार्टमेंट को कोई भी प्री डिपॉजिट पे नहीं करना है। आई होप आपको इतना समझ आया। इधर देखो हमने क्या पढ़ा। हम एक स्टोरी बना के चले थे कि हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ हैं तो हम एपिलेट अथॉरिटी में जाना चाहते हैं। 3 महीने में जा सकते हो विद इन द फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। अब माइंड में जो आपको पॉइंट्स बताए ना कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से क्यों, तो ये आपको एग्जाम में क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम सीधा याद करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, फिर आप डाउट में आ जाओगे इधर इज इट कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और इज इट द इशुएंस ऑफ द ऑर्डर। तो आपको थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए सो दैट आपके माइंड में वो क्लिक करे। ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी प्रोविजनल एट द सेम डेट। अगर आप विद इन 7 डेज डॉक्यूमेंट इशू करते हो तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील वुड बी कंसिडर एज द प्रोविजनल ओनली। अदरवाइज आप जिस दिन सबमिट करोगे उस दिन आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मानी जाएगी। उसके बाद आता है एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे ही जा रहे हैं। हमने कहा था हम भी अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। हमने कहा था हम भी जा सकते हैं, डिपार्टमेंट भी जा सकता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ एपिलेट अथॉरिटी में टैक्स पेयर भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है। हमने टैक्स पेयर कैसे कैसे जाएगा वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट कैसे कैसे जाएगा। डिपार्टमेंट कैसे कैसे जाने वाला है तो देखिए एट टाइम्स डिपार्टमेंट हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन के खिलाफ हो, उसको डिसीजन सही नहीं लगा हो तो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या बोला गया, कमिश्नर या तो खुद से या फिर किसी का, अगर उसको रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम द SGST UDGST कमिश्नर से, अगर उसको कुछ रिक्वेस्ट आई है विच एन adjudicating authority has passed any order to satisfy himself, वो चेक करना चाहता है about the legality and the propriety, मतलब क्या वो लीगल है, क्या उसकी ओनरशिप सही है, जो भी उसने ऑर्डर पास करा है क्या वो सही है। उसके लिए GST कमिश्नर या तो खुद से या फिर उसको रिक्वेस्ट आती है SGST या UTGST कमिश्नर से, तो उसके ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद भी एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। हमने पढ़ा था टैक्स पेयर के पास कितना टाइम था, 3 months प्लस 1 month का डिले, लेकिन डिपार्टमेंट के पास है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, सेम रहेगा, प्लस 1 month का डिले। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को ज्यादा टाइम, टैक्स पेयर को 3 month प्लस 1 month और डिपार्टमेंट को मिला 6 month प्लस 1 month का डिले ऑफ कॉन्डोन। डिले ऑफ कॉन्डोन उनको मिल सकता है अगर सफिशिएंट कॉज फॉर डिले के लिए एपिलेट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कंट्रास्ट बना के चलिएगा माइंड में। उसके बाद सेम चीज है, 7 डेज वाली सेम चीज है, बस फर्क क्या था, टैक्स पेयर ने फाइल किया था GST अपील 01 में, GST अपील 01 में फाइल किया था। यहाँ पर डिपार्टमेंट GST अपील 03 में फाइल करेगा, क्योंकि 1 टैक्स पेयर ने फाइल करा, 2 में डिपार्टमेंट ने रिवर्ट करा। अब डिपार्टमेंट तो हमेशा 2 में ही रिवर्ट करेगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट को, तो GST अपील 03 वुड बी द गवर्नमेंट के लिए फाइलिंग फॉर्म। GST अपील 03 वुड बी द गवर्नमेंट के लिए फाइलिंग फॉर्म। उसके बाद सिंपल सी बात क्या बोली गई, ये बोली गई कि सच एप्लीकेशन शैल बी डील्ड बाय as if the appeal made against the decision order by the adjudicating authority। जो भी आप एप्लीकेशन दी जा रही है वो अपील ही मानी जाएगी। उसके बाद क्या मेन पॉइंट आ जाता है, there is no requirement of making the pre deposit in case of departmental appeal। हमने अब तक क्या पढ़ा, टैक्स पेयर अगर एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है, अगर डिपार्टमेंट एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं।
फटाफट से लेट्स गो इट फॉर वन मोर टाइम। क्या 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 पढ़ा था हमने? पढ़ा था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अगर आप ऑर्डर के खिलाफ हो तो आप एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। आई होप आपको याद हो जाए, एपिलेट अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो। एपिलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो टैक्स पेयर जा सकता है या फिर डिपार्टमेंट जा सकता है। अगर टैक्स पेयर जा रहा है तो 3 मंथ्स का टाइम है फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्लस 1 मंथ का डिले, इसके पास है 6 मंथ प्लस 1 मंथ का डिले। ये अपील फाइल करेगा जीएसटी अपील 01 में, जीएसटी अपील 01 में, ये फाइल करेगा जीएसटी अपील 03 में, अपील 03 में फाइल करेगा। उसके बाद इसको प्री डिपोजिट कराना है, इसको प्री डिपोजिट नहीं कराना है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। विद इन 7 मंथ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर विद इन 7 मंथ किया तो प्रोविजनल डेट वुड बी द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, फाइनल डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, अदरवाइज जिस दिन आप सबमिट करोगे वो डेट हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दैट वाज द पॉइंटर्स ऑफ डिफरेंस कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस। अब एक बात बताओ, एक बार मैं अब हमने अभी तक खुद को क्या देखा था? टैक्स पेयर। अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे? हम क्या है? या तो टैक्स पेयर हैं या हम डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ अपील फाइल करी है। अब ये मान के चलो मैं एपिलेट अथॉरिटी हूँ, मेरे पास कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का केस आया है, कोई पर्सन टैक्स पेयर या फिर डिपार्टमेंट अग्रीव्ड था। किससे अग्रीव्ड था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के केस से अग्रीव्ड था, वो मेरे पास चल के आया। मैं क्या हूँ? एपिलेट अथॉरिटी। मैं क्या हूँ? एपिलेट अथॉरिटी। अब खुद को सोचो एपिलेट अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एपिलेट अथॉरिटी की ड्यूटी क्या है? मेरे पास कोई केस आया तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मेरे को सारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने ही पड़ेंगे। सारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सच एज हियरिंग द अपील, रीजनेबल एडजर्नमेंट देना पड़ेगा। एडजर्नमेंट क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स आर अलाउड, वो भी कोई ग्राउंड ऑफ अपील पे। कोई डेफिनेटली 3 एडजर्नमेंट्स अलाउड है। आप इतना याद रखिए, 3 एडजर्नमेंट्स अलाउड हैं। इधर देखो, मेरे पास कोई केस आया, पहली बात तो मुझे उसको क्या करना है? फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अच्छे से सुनना है। अगर कोई मुझसे तारीख पे तारीख मांगता है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स एडजर्नमेंट्स हो सकती हैं, वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। कितना? नॉट मोर देन 3 टाइम एडजर्नमेंट्स आर अलाउड। तो 3 टाइम उसको आप डिले कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑर्डर। अब क्या क्या कर सकती हूँ? एक बात सोचो, अब मैं कौन हूँ? मैं हूँ एपिलेट अथॉरिटी। मैं डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ उठ के आया तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? एक बात बताओ, कोई आपके पास केस लेके आया, आपको ऑर्डर देना है, आपको ऑर्डर देना है, तो आप सोचोगे ना, मैं कर क्या सकती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो। जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था आप उसी को कंफर्म कर सकते हो। दूसरी बात, जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कम कर सकते हो, अमाउंट में चेंज कर सकते हो, अनल भी कर सकते हो। उसको कैसे हो? तो बिल्कुल बेबुनियाद है, आपने बिल्कुल कुछ भी काम की नहीं अमाउंट लगाई है, हटा दो इसको, खत्म करो इसको। तो 3 ऑप्शन पॉसिबल है। मेरे पास कोई आ रहा है, या तो मैं कंफर्म करूंगी, मॉडिफाई करूंगी, अनल करूंगी। लेकिन मान लो किसी दिन कोई मेरे पास अपील आई, किसी दिन कोई मेरे पास अपील आई, एग्रीव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, को टैक्स पेयर आया। जिस दिन वो आया उस दिन मैं बैठी थी बहुत आलस में, मुझे बहुत आलस था। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, मुझे काम करना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे काम करना ही नहीं है। मैं सोचूंगी अरे भाई मेरे पास केस आया, उसको बोलूंगी दोबारा चेक कर ले भाई, ढंग से किया है अपने केस के नहीं किया। बट ध्यान रखिएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ जो एपिलेट अथॉरिटी को केस आ रहा है, जब एपिलेट अथॉरिटी के पास केस आता है तो एपिलेट अथॉरिटी कैन नॉट रेफर बैक द केस टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मैं इतनी बड़ी नहीं होगी कि मैं वापस से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलूं चेक करो, रेफर बैक कर रही हूं तुम्हें, फिर से चेक करो अपना केस सही करा है कि नहीं करा। नो, यू कांट डू दैट। आपके पास केस आया है तो आपको उसको एडमिट करके अच्छे से चेक करना होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, appellate authority cannot refer back the case to the adjudicating authority. Appellate authority cannot refer back the case to the adjudicating authority. क्या हो सकता है? अब वो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आता है appellate authority क्या कर सकता है? फीस पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस है। तो क्या कर सकता है वो? इट कैन इंक्रीज द रिगर ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट द एनहांसिंग द फीस, है ना, बढ़ा सकता है, पेनल्टी बढ़ा सकता है, फाइन बढ़ा सकता है, इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन द गुड्स को कन्फिस्केट करने के बजाय क्या कर सकता है वो? कहता है ठीक है कन्फिस्केट नहीं करते हैं, आपको फीस पेनल्टी फाइन वगैरह लगा सकते हैं, या फिर रिफंड की अमाउंट को घटा सकता है, बट आपको पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो,
अगर एपिलेट अथॉरिटी कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट है, तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बीइंग हर्ड की। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर अगर एपिलेट अथॉरिटी का ऐसा ओपिनियन है कि टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, ये जो लाइंस हैं हम पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी में, टैक्स हैड बीन शॉर्ट पेड, नॉट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, आईटीसी ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है, नो ऑर्डर रिक्वायरिंग द एपिलेंट टू पे सच टैक्स, तो क्या है, अनलेस, तो आपको पहले शो कोज नोटिस देना पड़ेगा, पहले शो कोज नोटिस देना पड़ेगा विद इन द लिमिट ऑफ 73-74। मतलब वो कहना चाह रहा है अगर डिमांड रिकवरी वाले केसेस हैं तो आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, डिमांड रिकवरी के केस हैं तो आपको उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है विड्रॉल ऑफ अपील। विड्रॉल ऑफ अपील के रिगार्डिंग देखो क्या बोलते हैं, क्या विड्रॉ, एक बार आपने अपील फाइल कर दी, आपको लग रहा है यार मैं किसी झंझट में फंस गया, पैसे देके खत्म करते हैं बिकॉज मेरा टाइम इज मच इम्पोर्टेंट देन ये सब चीजें, तो क्या होता है, वो क्या बोल रहा है, जो भी एपिलेंट है, जो भी एपिलेंट है, एनी टाइम बिफोर द इश्यूएंस ऑफ सेड शो कोज नोटिस और बिफोर द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, शो कोज नोटिस इशू करने से पहले या फिर ऑर्डर इशू होने से पहले आप क्या कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर शो कोज नोटिस, या तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, शो कोज नोटिस इशू कर दिया या ऑर्डर इशू कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट के कोई भी एक्शन लेने से पहले आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने फाइल किया तो जीएसटी 1 को विड्रॉ करोगे, डिपार्टमेंट ने फाइल किया तो जीएसटी अपील 03 को विड्रॉ करेगा। सेड अपील बाय फाइलिंग द जीएसटी अपील 013 विड्रॉल, मतलब विड्रॉल की आप एप्लीकेशन फाइल करके उसको विड्रॉ कर सकते हो। हाउएवर देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुई है, हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट, इधर देखो मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट ने शो कोज नोटिस इशू करा या फिर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट कोई डिसीजन ले उससे पहले आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप जो डिसीजन ले रहे हो वो फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होने के बाद ले रहे हो। पहली बात, हो सकता है आपने प्रोविजनल के टाइम पे आपने प्रोविजनल फाइल करी, आप सीधा विड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आपने फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होने, आपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए 7 डेज में, आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया, अगर आपने फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको इशू हो चुकी है, तो जो विड्रॉल है, वो विड्रॉल कैसे होगी, देखो, द विड्रॉल ऑफ द सेड अपील वुड बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। अब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट अगर इशू हो गई है तो आपका विड्रॉल भी एपिलेट अथॉरिटी अप्रूव करेगी, आपका विड्रॉल भी, मतलब फाइनल एक्नॉलेजमेंट से पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो सिंपल विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन एक बार एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया तो ये अप्रूवल किसके, ये जो विड्रॉल है वो किसके अप्रूवल पे डिपेंड हो जाएगी, एपिलेट अथॉरिटी के अप्रूवल पे डिपेंड हो जाएगी। तो सच एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉवल शैल बी डिसाइडेड बाय द एपिलेट अथॉरिटी विद इन द 7 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन। वो आगे अपने जब आपने फाइल करा वो उसके विद इन 7 डेज डिसाइड करके आपकी उसको एप्लीकेशन को विड्रॉल अलाउड कर सकते हैं। उसके बाद बोला अगर आपको फिर से उसको रिगार्डिंग करना है तो आप दोबारा से कर सकते हो, नॉर्मल अपना फ्रेशली वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करके। और जो भी हम ऑर्डर देंगे, जो भी मैं एज एपिलेट अथॉरिटी ऑर्डर दूंगी वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब उसमें सब पॉइंट होने चाहिए कि मैंने किस बेसिस पे डिटर्मिनेशन की है, डिसीजन दिया है या उस डिसीजन का रीजन क्या है। अब मैं हूँ एपिलेट अथॉरिटी, मेरे पास आते रहते बहुत सारे केस, तो मेरे पास टाइम बाउंड है क्या, क्या मेरे पास कोई टाइम लिमिट है कि मेरे को कब तक इस केस को डिस्पोज ऑफ करना है। तो ध्यान रखिएगा जो डिपार्टमेंट को टाइम दी गई है वो कोई बाउंडेशन नहीं है, दैट इज अ एडवाइजरी टाइम लिमिट। क्या बोला गया है, एडवाइजरी टाइम लिमिट है कि आप देखो तो उसको 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील से क्या करो, उसको कंप्लीट कर दो, फाइलिंग ऑफ अपील से कंप्लीट कर दो द पीरियड। अब उस एक साल में कोई स्टे लगाया कोर्ट ने कोई स्टे लगाया, मतलब आप कर ही नहीं सकते थे, तो उतने पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। मान लो क्या हुआ, एक साल का टाइम लिमिट था मेरे पास, जिसमें से 7 मंथ्स का तो स्टे था, जिसमें से 7 मंथ का स्टे था, तो अब मैं एक साल नहीं मानूंगी कि एक साल हो गया अपील आए हुए, अब मैं कितने मानूंगी,
5 मंथ्स ओनली मानूंगी, क्योंकि जिस पे स्टे था वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है ना, उस टाइम पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो स्टे वाले पीरियड को टाइम बाउंड से निकालते हुए एक्सक्लूड करना है। तो क्या बोला गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास्ड एन ऑर्डर ऑन 23rd January 23, it was communicated to the taxpayer on the same day, good, the taxpayer filed the appeal, taxpayer ने कब अपील फाइल करी, 16 February 23 को, तो कब डिसाइड करेगा वो कब डिसाइड करेगा, तो जिस दिन उसने अपील फाइल करी उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, इफ इट इज पॉसिबल टू डू सो, इट बिकॉज इट इज अ एडवाइजरी टाइम लिमिट, नॉट अ मैंडेट टाइम लिमिट। तो ये एडवाइजरी टाइम लिमिट थी, मैंडेट टाइम लिमिट नहीं थी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं फटाफट से, ऑन द डिस्पोजल ऑफ द अपील, अपील के डिस्पोजल पे एपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा, कम्युनिकेट द ऑर्डर करेगा पास बाय, किस किस को कम्युनिकेट करने वाला है वो, एपीलेट को जिसने अपील करी, रिस्पोंडेंट को मतलब अपील कर जिसके अगेंस्ट अपील आई, या टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ये देखो तुमने ऐसा ऑर्डर पास किया था, मैंने इसमें छानबीन करके ये और निकाला, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऑर्डर के अगेंस्ट हमने क्या किया है। तो कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास शैल ऑल्सो बी सेंड टू द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर और द अथॉरिटी, कॉपी किस किस के पास जाएगी, जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी के पास भी जाने वाली है। तो एवरी ऑर्डर पास्ड बाय द एपीलेट अथॉरिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, जब तक आप उसके अगेंस्ट और आगे नहीं जा रहे तब तक वो आप पे फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाएगा। मान लो एपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, अब आप घर बैठे रहे चुप करके, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अगर आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हो तो आप एपीलेट अथॉरिटी में, एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हो तो इट्स फाइन, अदरवाइज दिस वन वुड बी द फाइनल वन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था टैक्स पेयर, हमने क्या देखा था, टैक्स पेयर डिपार्टमेंट अगर एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा तो क्या होगा, फिर जब डिपार्टमेंट के पास आ गया वो केस तो वो कैसे सॉल्व करेगा। हम फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं, बिना देखे याद करने की कोशिश करो, मुझे बताओ क्या करेगा वो, नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, क्या क्या कर सकता है, क्या वो रेफर बैक कर सकता है, नो, एपीलेट अथॉरिटी वाले रेफर बैक नहीं कर सकते टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या करना पड़ेगा उनको, या कंफर्म, मॉडिफाई या एनल कर सकते हैं। अगर डिमांड एंड रिकवरी वाले केसेस है तो 73-74 के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, और टाइम लिमिट है 1 ईयर का एडवाइजरी टाइम लिमिट। अब क्या एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने फाइनल एक्नॉलेजमेंट के बाद विड्रॉ करना है तो दैट वुड बी ऑन द अप्रूवल ऑफ द एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट अथॉरिटी अगर उसको अप्रूव करेगी तभी आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एपीलेट अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट ऑफ द एपीलेट अथॉरिटी कैसे होगी, any person aggrieved by the decision order passed by GST law or the officer directed to appeal against the order, तो क्या बोला, विद इन द 3 months from the date of communication of order आप फाइल कर सकते हो। तो क्या बोला है, इफ द ऑर्डर, आप क्या करो, अगर डिसीजन या ऑर्डर किसके अगेंस्ट है, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के अगेंस्ट है। देखो क्या होता है, एक होता है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, तो सेम लेवल के बंदे को फाइल नहीं किया जाता है, उससे ऊपर वाले को दिया जाता है, सेम लेवल को नहीं दिया जाता है, उससे ऊपर वाले को दिया जाता है। अगर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने दिया है तो उससे ऊपर आ जाता है कमिश्नर, तो उसके पास जाएगा, ठीक है। अगर पास किया जाता है डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर तो सिंपल एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, उसके पास जाएगा। तो इसकी समरी आगे दी हुई है, हम देख लेंगे एक बार। चलिए उसके बाद आता है अपील्स टू एपीलेट अथॉरिटी, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं, हमने एक पॉइंट वहां पर छोड़ा था, क्या छोड़ा था कि प्री डिपॉजिट का क्या केस है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या डिपार्टमेंट को प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है, क्या डिपार्टमेंट को प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा, नहीं, डिपार्टमेंट के ऊपर प्री डिपॉजिट कराने की कोई भी लिमिट नहीं है, डिपार्टमेंट को नहीं, टैक्स पेयर को प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, अब कोई ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, उसी के अगेंस्ट तो आप अपील में जा रहे हो एपीलेट अथॉरिटी के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ तो आपका पेनल्टी टैक्स वगैरह डिसाइड किया होगा, राइट, बिल्कुल किया होगा। तो जब आप एपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हो तो वो लोग क्या बोलते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 100 करोड़ का इन्होंने क्या करा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 100 करोड़ की आपकी निकाली टैक्स, उसके बाद बोला 10 करोड़ का पेनल्टी है, उसके बाद बोला 10 करोड़ का इंटरेस्ट है, 5 करोड़ की पेनल्टी है। अब डिपेंड करता है आपको कितना डिपॉजिट कराना है एपीलेट अथॉरिटी में जाने के लिए। सबसे पहले डिपार्टमेंट बोलता है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है, अब हो सकता है 3 केसेस पॉसिबल है, हो सकता है आपने इसमें सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सारा का सारा डिपॉजिट कराते, बात खत्म हो जाती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
हो सकता है आप चाह रहे हो आपको कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कह रहे हो मुझे कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 100 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, नथिंग इज एक्सेप्टेबल टू मी, कुछ भी एक्सेप्टेबल आपको नहीं है, ठीक है, तो आप उसको ये सेकंड केस हो सकता है। थर्ड केस, आप कुछ एक्सेप्ट करे हो कुछ एक्सेप्ट नहीं करे, तो कितना आपको डिपॉजिट कराना है, अगर आप जितना डिपार्टमेंट कहते हैं जितना आप एक्सेप्ट कर चुके हो, जितना आप मान रहे हो कि होगा, आप पूरा का पूरा वो तो फुल डिपॉजिट कराओ, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक्सेप्ट जितना आप कर चुके हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, मान लो आपने हाफ एक्सेप्ट किया, 50 आपने ये एक्सेप्ट किया, 5 ये एक्सेप्ट किया, 2.5 ये एक्सेप्ट किया, जितना आपने एक्सेप्ट किया पेनल्टी इंटरेस्ट मिलाकर वो सब आपने डिपॉजिट कराना है। सेकंड बात, जितना आपका डिस्प्यूट में है तो डिस्प्यूट वाले का सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है आपने, डिस्प्यूट वाले का आपने सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है, टैक्स के अमाउंट का आपने 10% प्री डिपॉजिट कराना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया वो तो आपको पेनल्टी भी देनी है, इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स भी देना है, लेकिन जो अमाउंट डिस्प्यूट में है उसमें आपको उसका टैक्स का 10% लेना है, क्योंकि जब अभी तक टैक्स ही डिसाइडेड नहीं है तो इंटरेस्ट पेनल्टी कहां से आप डिसाइड कर लोगे। जब टैक्स ही डिसाइड नहीं हुआ कि आपका देना बनता था या नहीं बनता था, तो इंटरेस्ट पेनल्टी पे क्यों जाना। तो इसीलिए बोला गया, रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिकल सोच के चलो, रट्टा नहीं लगाना है। क्यों ऐसा बोला गया सिर्फ टैक्स का लेना है डिस्प्यूट में, क्योंकि जब टैक्स ही डिसाइड नहीं हुआ, उस पर लगने वाली पेनल्टी और इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी वजह से ये पेनल्टी, इसकी वजह से ये इंटरेस्ट आया। तो जो डिस्प्यूट में है उसका सिर्फ टैक्स, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया फुल अमाउंट, जो आपका डिस्प्यूट में है उसका सिर्फ आपने क्या करना है, टैक्स का पोर्शन आपने जमा कराना है। या दिस इज द मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, ठीक है, आपको कराना है। दूसरी बात, मैक्सिमम लिमिट भी है इसके बाद। अब जो टैक्स आप देख रहे हो अगर वो क्या है, जो टैक्स आप देख रहे हो अगर वो है, क्या है वो, अगर वो सीजीएसटी का है तो 25 करोड़ मैक्सिमम 25 करोड़ है। अगर वो सीजीएसटी का है तो मैक्सिमम 25 करोड़, मतलब इन टोटल आपको 50 करोड़ जमा कराना है। अगर वो आईजीएसटी का तो लिमिट है 50 करोड़, अगर आईजीएसटी का है तो लिमिट क्या है 50 करोड़। तो उसने क्या बोला, जो आपने एडमिट कर ली है लाइबिलिटी वो तो आपने फुल देनी है, चाहे वो पेनल्टी हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, लेकिन जो डिस्प्यूट है उसमें सिर्फ टैक्स का, डिस्प्यूट में सिर्फ टैक्स का आपको 10% डिपॉजिट कराना है। मैक्सिमम लिमिट इज ऑफ 25 करोड़ एज जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड 50 करोड़ इफ वी कंबाइंड एज अ आईजीएसटी आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में तो आ गया होगा। तो ये वही दिया है सारा, हम समराइज ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार ये आप देख लीजिएगा, बट आपको अब याद आएंगी चीजें अच्छे से। उसके बाद आता है पावर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी। हमने क्या बोला, डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन था रिवीजन का, हमने क्या बोला, रिवीजन का ऑप्शन किसके पास था, डिपार्टमेंट के पास था रिवीजन का ऑप्शन। एक सेकेंड प्लीज। डिपार्टमेंट के पास क्या था, रिवीजन का ऑप्शन था। हमने क्या बोला, डिपार्टमेंट का मुझे बताओ, एपिलेट डिपार्टमेंट के पास एपिलेट अथॉरिटी में जाने का क्या टाइम था, 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ का डिले, राइट, 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ का डिले था। क्या डिपार्टमेंट पैरेलली दोनों में जा सकता है, उसकी चॉइस है, मेरा मन करेगा तो मैं एपिलेट अथॉरिटी के पास जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं रिविजनल अथॉरिटी के पास जाऊंगा। इज इट ऑन द चॉइस ऑफ द डिपार्टमेंट, नॉट एट ऑल। डिपार्टमेंट बोलता है अगर आपके 6 महीने जा चुके हैं, आपका वो टाइम निकल चुका है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन गो टू द रिविजनल अथॉरिटी। इस बात को पहले माइंड में फिट कर लो। बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि दो दो क्यों दिया हुआ है, कैन वी गो पैरेलली to anyone? No, you have to first go to the appellate authority
यस, एपेलेट अथॉरिटी, अगर आपको उसका टाइम निकल गया है देन यू हैव टू गो टू द रिविजनल अथॉरिटी। तो क्या बोला, सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर विच कैन बी रिवाइज, कौन कौन से ऑर्डर रिवाइज हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर क्या हो सकते हैं, रिवाइज हो सकते हैं। क्या बोला गया, कौन से ऑर्डर रिवाइज हो सकते हैं। GST law also provide a mechanism of the revision by the revisional authority of the order passed by the subordinate officer. It's fine. Revision क्या हो सकता है, order क्या हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। तो सबसे पहली बात, रिविजनल अथॉरिटी या तो खुद से, कैसे कैसे ऑर्डर रिवाइज होगा ध्यान से देखना, रिविजनल अथॉरिटी या तो खुद से या फिर उसको इंफॉर्मेशन मिली है या फिर रिक्वेस्ट आई है CGST, SGST, UTGST के कमिश्नर से एंड कॉल फॉर द एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एनी प्रोसीडिंग। हो सकता है रिविजनल अथॉरिटी खुद से देखना चाह रही हो सकता है उसको रिक्वेस्ट आई हो। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग, कोई भी रिकॉर्ड हो सब लेना है। तो रिविजनल अथॉरिटी खुद से भी कर सकती है या फिर उसके पास इंफॉर्मेशन आई है तो भी वो कर सकती है। अगर उसको लगता है, मान लो इन्फॉर्मेशन आई थी या उसको खुद से लगा, उसने रिकॉर्ड चेक किया, उसने रिकॉर्ड को एग्जामिन किया, एक प्रोसेस है ये, मैं रिविजनल अथॉरिटी हूँ, मेरे पास कोई या तो मुझे खुद से या फिर मुझे रिक्वेस्ट किया किसी ने, रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ, जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे लगा, मेरा व्यू क्या हुआ, जो भी ऑर्डर पास किया है सबॉर्डिनेट ने, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वो या तो एरोनियस है, वो क्या है, एरोनियस है। तो या एरोनियस है मतलब प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, मतलब डिपार्टमेंट की रेवेन्यू पे फर्क पड़ रहा है, इससे गलत ऑर्डर पास कर दिया है विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। उसके बाद या फिर उसको ऐसा अगर लगता है कोई मटेरियल चीजें छूट गई हैं जो कि लेनी चाहिए थी, कंसीडर करनी चाहिए थी बिफोर पासिंग द ऑर्डर, चाहे वो अवेलेबल थी या नहीं थी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं देखूं अवेलेबल थी और उसने तब छोड़ी, अरे इट्स ओके, अभी भी अगर लग रहा है गलती है तो हम पास कर उसको रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पहली बात तो क्या बोला, रिविजनरी अथॉरिटी या तो खुद से या फिर उसको रिक्वेस्ट आई, उसको रिक्वेस्ट आने के बाद उसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया, उसने क्या देखा कि जो ऑर्डर पास किया मेरे सुबॉर्डिनेट ने, पहली बात तो एरोनियस है क्योंकि वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, दूसरा उसने कुछ मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया है चाहे वो अवेलेबल थे या नहीं थे, या फिर जो ऑर्डर पास किया है इन द कंसिक्वेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG की उसमें अगेंस्ट पास किया है तो भी वो आ जाएगा। इन अगर हो सकता है हो सकता है CAG ने बोला, CAG रिकॉर्ड अगर व्यू करने को बोल रही है तो भी करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ इन केस ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर रिविजनल अथॉरिटी को लगता है कि जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द CAG की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑर्डर पास कर दिए गए हैं तो वो क्या करेगा, तो स्टे लगा देगा ऑपरेशन पे एज फॉर सच पीरियड इट मे डीम फिट, तो मतलब वो रिवाइज करने के लिए ओके कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट याद रखना है कि कब वो रिवाइज कर सकता है, अगर एरोनियस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिए गए हैं, या फिर जो डिसीजन लिया गया है वो इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द CAG लिया गया है। तो उसके बाद क्या होता है, इंक्वायरी करने के बाद क्या करेगा, रिविजनल अथॉरिटी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे नेसेसरी पास सच ऑर्डर, उसको जो भी सही लगेगा एज ही थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर, इंक्लूडिंग एनहांस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, अनल भी कर सकता है, एनहांस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, एनल भी कर सकता है। हियर डिसीजन इंक्लूड द इंटीमेशन गिवन बाय द लोअर रैंक इन द रिविजनल अथॉरिटी, मतलब वो एनहांस भी कर सकता है, अनल भी कर सकता है एंड मॉडिफाई भी कर सकता है। along with the RA shall also issue a summary of the order, clearly indicate करेगा डिमांड कितनी है, मतलब क्लियरली वो उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कितनी कितनी डिमांड है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है वो क्या कर सकता है, रिवाइज एनहांस कर सकता है, एनएल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इफ आर ए डिसाइड्स टू पास एन ऑर्डर विच इज लाइकली टू अफेक्ट अ पर्सन, हमने क्या बोला, अगर कभी भी डिपार्टमेंट कोई ऐसा देना चाह रहा है ऑर्डर जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है तो उससे पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी।
उसके बाद एवरी रिवीजन ऑर्डर क्या करेगा, सब्जेक्ट टू द फर्दर अपील टू ट्रिब्यूनल। अगर आप ट्रिब्यूनल में गए, सेम हमने जो एपीलेट अथॉरिटी में देखा था, अगर आप ट्रिब्यूनल में गए तो इट्स फाइन, अगर आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए तो यही सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए कि कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है। द पावर ऑफ द रिवीजन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नॉन अपीलेबल ऑर्डर एंड डिसीजन कैन नॉट बी रिवाइज। तो क्या बोल रहे हैं, कब कब, टाइम लिमिट क्या है। सबसे पहली बात तो हमने क्या देखा, अब इसमें से आपको पीछे से बस यही याद रखना है अच्छे से, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है, और ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या बोलता है, अब मैंने आपको क्या बोला था, देखो, रिविजनल अथॉरिटी शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर। कब कब रिविजनल अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती पावर। सबसे पहली बात तो हमने क्या बोला था, 6 मंथ्स तक का टाइम जो है वो डिपार्टमेंट का है, कहां जाने का, एपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का। अगर अभी 6 मंथ्स पेंडिंग है तो भी वो आपके पास आ रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज 6 महीने तक तो उनको कहां जाना चाहिए, एपीलेट अथॉरिटी में जाना चाहिए, एपीलेट अथॉरिटी में जाना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम रख दिया है 3 इयर्स। 3 इयर्स अगर एक्सपायर हो गए हैं आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर टू बी सोट रिवाइज, जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो 3 इयर्स पास हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 इयर्स उसकी पास हो गई है, तो भी उसको ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता, तो भी उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखना। 6 मंथ्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स तक आपको एपीलेट ट्रिब्यूनल में ही जाना है, आपको एपीलेट अथॉरिटी में ही जाना है। अगर 6 महीने पास हो गए हैं, वो टाइम निकल चुका है, तो टिल 3 इयर्स आप रिवीजन करा सकते हो। उसके बाद द ऑर्डर सोट टू बी रिवाइज, जो ऑर्डर आप रिवाइज कराने की सोच रहे हो वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अपील है, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अपील है बिफोर एपीलेट अथॉरिटी, पहले ही चल रहा है ट्रिब्यूनल में, कहीं भी पहले केस पड़ा है तो आप रिविजनल अथॉरिटी के पास क्यों जा रहे हो, वो देख लेंगे ना जब ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर ऑलरेडी अपील है वो चल जाएगा। द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन रिवीजन एट अर्लियर स्टेज, उस ऑर्डर को ऑलरेडी अर्लियर स्टेज पे रिवाइज किया जा चुका है। द ऑर्डर सोट टू बी रिवाइज इटसेल्फ इज अ रिविजनरी ऑर्डर, अगर रिविजनली ऑर्डर है उसको आप फिर से कह रहे हो चेक करो, दैट कैन नॉट बी द केस। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, द रिविजनल अथॉरिटी में स्टिल पास एन ऑर्डर ऑन अ पॉइंट वेयर इट हैज नॉट बीन रेज्ड। देखो क्या होता है, हमने क्या बोला, कोई मैटर ऑलरेडी, कोई आपका एक बहुत बड़ा केस था, ठीक है, आपका एक तो मैटर चल रहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एक चल रहा था प्लेस ऑफ सप्लाई का, ठीक है। अब एक ऑर्डर में आपने एक के अगेंस्ट तो ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, आपने ऑर्डर में एक सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट ऑलरेडी अपील फाइल की हुई है, तो दूसरे सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट क्या आप जा सकते हो रिवाइज करने, बिल्कुल जा सकते हो। तो वो वही लिख रहा है, द रिविजनल अथॉरिटी में स्टिल पास एन ऑर्डर ऑन द पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड। मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे तो आप ऑलरेडी जा चुकी हो, तो वो पॉइंट तो छोड़ दो, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जो अदर मैटर है जो कि रेज ही नहीं किया गया है, अदर मैटर है जो कि रेज ही नहीं किया गया है, तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर रिवीजन, उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब से एक्सेप्ट कर सकते हैं, द रिविजनल अथॉरिटी में पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन द अपील बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच ऑर्डर। वो ऑर्डर जो आया पूरा का पूरा ऑर्डर, उसके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर आप उसको ले सकते हो, और बिफोर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था उसके 3 सालों तक मैक्सिमम आप उसको कर सकते हो, विच एवर इज लेटर। मान लो जब ये वाला ऑर्डर आपका एपीलेट अथॉरिटी में ऑलरेडी चल रहा है, आप रिवीजन के पास जाना चाहते हो, एपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया मान लो किसी डेट को, वहां से 1 साल, और जो ओरिजिनल ऑर्डर था वहां से 3 साल देखेंगे, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप रिविजनल अथॉरिटी पे जा सकते हो। अब देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। अ टैक्स पेयर इज सर्व विद एन एडजुडिकेशन ऑर्डर ऑन 25th में, ठीक है, तो रिविजनल अथॉरिटी कैन रिवाइज द ऑर्डर, रिविजनल अथॉरिटी कब रिवाइज ऑर्डर कर सकती है, ध्यान रखना 6 मंथ्स तक तो नहीं कर सकती, 6 महीने तक तो उसके पास एपीलेट अथॉरिटी में जाने का टाइम है। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 26 नवंबर से लेके 3 साल कहां से लेने हैं, 3 इयर्स ओरिजिनल से लेने हैं, 3 इयर्स तक कहां से लेने हैं, ओरिजिनल से लेने हैं। तो 25 में 26 तक ही वो ऑर्डर रिवाइज कर सकती है। तो हमने क्या बोला, मिनिमम जब आपको रिवाइज के लिए अपील करना है, दैट कैन बी
आफ्टर द 6 months, क्योंकि 6 महीने तक आपके पास एपेलेट अथॉरिटी में जाने का टाइम है, प्लस मैक्सिमम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल जो एडजुडिकेशन ने पास किया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। क्या बोल रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q। द कंपनी अवेल्स द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन, कंपनी एग्जाम्पशन ले रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट P के लिए एंड पे करती है टैक्स ऑन द प्रोडक्ट Q। दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P प्रोडक्ट Q, P पे एग्जाम्पशन है, Q पे वो टैक्स देती है। तो शोकोज नोटिस इशू किया गया प्रोडक्ट P के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट P के रिगार्डिंग शोकोज नोटिस इशू किया गया कि आप एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं हो एंड Q के लिए आपको, Q वाले के लिए आपको 18% टैक्स देना चाहिए था। 12 तो बनता ही नहीं था, आप 12 दे रहे हो, तो उसने क्या करा, 18% बनना चाहिए था। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंक्लूड किया कि इन रेट ऑफ द रिस्पेक्ट इन द प्रोडक्ट Q वाज करेक्ट, प्रोडक्ट Q वाज करेक्ट, बट एग्जाम्पशन, जो एग्जाम्पशन थी वो रॉन्गली अवेल की गई है। एग्जाम्पशन थी, देखो क्या हुआ होगा जब ऐसा डिसीजन आया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कंक्लूड किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कंक्लूड किया कि जो प्रोडक्ट Q है, जो रेट था प्रोडक्ट Q का, दैट इज करेक्ट, 12% ही बनता था, बट जो एग्जाम्पशन थी वो क्या थी, एग्जाम्पशन थी वो रोंगली अवेल की थी। तो कंसिक्वेंटली एन ऑर्डर कंफर्म डिमांड ऑफ 10 लाख वाज पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब क्या हुआ, स्टोरी कहां पहुंच गई, दो केसेस से, तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का 10 लाख का ऑर्डर पास कर दिया 15 जनवरी 23 को। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी, एपेलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करी ऑन द 16 फरवरी। द ऑर्डर पास इन द फेवर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑर्डर में फेवर में पास किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट P ऑन द 31 अक्टूबर। सिंपल सी स्टोरी चल के आ रही है, दो प्रोडक्ट थे, तो उन्होंने माना कि ठीक है जो रेट था वो करेक्ट था, लेकिन एग्जाम्पशन आपने गलत अवेल की, तो उन्होंने क्या करा, 10 लाख की इस पे डिमांड निकाल दी 15 जनवरी को। उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट ये कहाँ गए, ये गए एपेलेट अथॉरिटी में गए। एपेलेट अथॉरिटी में गए तो एपेलेट अथॉरिटी ने क्या करा, कंपनी के फेवर में, तो कंपनी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया प्रोडक्ट P पे। प्रोडक्ट P पे मतलब इसको एग्जाम्प्ट ही रखना चाहिए था, उनका मतलब था कि एग्जाम्प्ट ही रखना चाहिए था। अब डिपार्टमेंट एग्रीव्ड हो गया, डिपार्टमेंट एग्रीव्ड हो गया, डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर रिवाइज कराने के लिए अपील फाइल करनी पड़ेगी, तो रिवाइज कराना पड़ेगा। रिविजनल अथॉरिटी कैन पास अ रिवाइज ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट Q बिफोर, बिफोर कब, 31 अक्टूबर 24। क्यों 31 अक्टूबर 24, रिवाइज कब करा सकता है, पहली बात तो रिवाइज कब करा सकता है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कब किया, 31 अक्टूबर को, या फिर 3 इयर्स देखेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल, 3 इयर्स देखेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल। ओरिजिनल कब पास किया था उन्होंने, 15 जनवरी 23 को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया था उससे 3 इयर्स और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द जो भी इससे पहले का ऑर्डर आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल सी बात टाइम यहाँ पे चेक की है, तो रिविजनल अथॉरिटी अपना ऑर्डर कब पास कर सकती है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द जो भी उससे पहले ऑर्डर आया है, या फिर मैक्सिमम 3 इयर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वाला ऑर्डर, दोनों में से जो अर्लियर होगा तब वो पास कर सकते हैं। तो कब तक वो ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं, 31 अक्टूबर, विच एवर इज लेटर आएगा, सॉरी विच एवर इज क्या आएगा, विच एवर इज लेटर आएगा, यहाँ पे क्लियर करना, विच एवर इज लेटर आएगा नॉट अर्लियर। तो लेटर कौन सा आया हमारा, लेटर आया हमारा 15 जनवरी 26, तो विच एवर इज लेटर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही बोल रहा है कि 3 इयर्स का पीरियड जो आपने कैलकुलेट करना है उसमें से स्टे वगैरह को एक्सक्लूड कर दीजिए, स्टे वगैरह को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो वो क्या बोल रहा है, व्हेन इशुएंस ऑफ द रिवीजन ऑर्डर इज स्टेड बाय द कोर्ट, तो सच पीरियड शैल बी द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द 3 इयर्स। बिल्कुल सी बात है, स्टे पीरियड को हटा दीजिए वहां पे। देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, ये कौन से दिमाग की बत्ती जलाने को बोल रहा है। द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिवीजन empower the superior authority to revise the order passed by their subordinate which found to be improper। It's बेसिकली हम देख चुके हैं कि ये कब कब ये ऑप्शन है कि बेसिकली ये एक ऐसा ऑप्शन देता है सुपीरियर जो ऊपर वाले सीनियर लेवल हैं कि जो ऑर्डर उनके सुबॉर्डिनेट्स ने पास किया इफ इट्स इम्प्रॉपर एरोनियस तो उसको रिवाइज किया जा सके। तो AA हैज ऑल्सो पावर टू annul enhance the in order to avoid the duplication of the proceeding on another subject to cannot be revised।
ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का ऑलरेडी चल रहा है तो आप उसका प्लेस ऑफ सप्लाई का आगे लेके जा सकते हैं। मतलब रिविजनल ऑर्डर कैन बी पास्ड ऑन द पॉइंट दैट आर नॉट रेज्ड और डिसाइडेड इन एन अपील, जो या तो रेज ही नहीं किए गए अपील में या फिर डिसाइड ही नहीं हुआ, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली लॉ प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर रिवाइजिंग द order. Revision can be taken once with respect to an order. A revision order cannot be revised again. तो रिविजन एक सेम उसमें रिवीजन प्रोसीडिंग कैन ओनली बी टेकन वंस विद रिस्पेक्ट, एक ऑर्डर के अगेंस्ट एक बार रिवाइज होगा, बार बार उसको रिवाइज नहीं करा सकते, बार बार आप उसको रिवाइज नहीं करा सकते हो। तो ये बात वही बार बार कर रहा है। अगर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर है तो कौन जाएगा, ऊपर के लेवल वाला करेगा, मतलब प्रिंसिपल करेगा। अगर डेप्यूटी या असिस्टेंट है तो ज्वाइंट करेगा, ठीक है। तो एक ऊपर वाले लेवल वाला ही देखेगा, सेम लेवल का बंदा रिवाइज नहीं करेगा, सेम लेवल का बंदा रिवाइज नहीं करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल पे। एपिलेट अथॉरिटी के बाद आप कहाँ आ जाते हो, एपिलेट ट्रिब्यूनल पे आ जाते हो। एपिलेट ट्रिब्यूनल पे आप कब जाओगे, एपिलेट ट्रिब्यूनल पे आप कब जाओगे, जब आप क्या हो, एग्रीव्ड हो, एपिलेट अथॉरिटी से आप एग्रीव्ड हो गए तो आप कहाँ जाओगे, एपिलेट ट्रिब्यूनल पे चले जाओगे। या तो आप एपिलेट अथॉरिटी से अग्रीव्ड हो या फिर रिवीजन वाले रिवीजनल अथॉरिटी से अग्रीव्ड हैं, तो आपको कहाँ जाना है, एपिलेट ट्रिब्यूनल पे जाना है। बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है, जहाँ पे सेकंड पॉइंट ऑफ अपील है, वो आपका एपिलेट ट्रिब्यूनल है। एपिलेट ट्रिब्यूनल पे आप चले जाओगे। सेम वे में हम इसको फटाफट फिनिश करेंगे, अब आपको ईजी हो जाएगा ये रिकॉल करना। तो क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, देखो क्या होता है। एपिलेट ट्रिब्यूनल में एक होता है प्रिंसिपल बेंच, एक होता है स्टेट बेंच, एक होता है प्रिंसिपल बेंच, एक क्या होता है, स्टेट बेंच। 1 सेकेंड प्लीज। पहले क्या होता था, स्टेट बेंच, एरिया बेंच, और या तो होता था नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, ऐसे बोलते थे, स्टेट एरिया नेशनल रीजनल। लेकिन स्टेट एरिया को हटा के स्टेट बेंच कर दिया गया है सिर्फ, और नेशनल और रीजनल को क्या कर दिया है, प्रिंसिपल बेंच का नाम दे दिया गया है। ये लास्ट टाइम अमेंडमेंट थी तो ये देख लीजिएगा, क्या बोला, स्टेट एरिया को क्या बोल दिया गया है, स्टेट बेंच, और नेशनल और रीजनल को नाम क्या कर दिया है, प्रिंसिपल बेंच कर दिया है। तो क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, कॉम्पोजिशन बता रहा है। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, इसका आगे चार्ट बना होता है, वहां से देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये होता है, प्रिंसिपल बेंच में कौन कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर दो होंगे, एक सेंटर का एक स्टेट का, प्रेसिडेंट जुडिशियल टेक्निकल सेंटर। अब स्टेट बेंच में मान लो प्रेसिडेंट नहीं होता, स्टेट बेंच छोटी बेंच है, प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन 4 मेंबर तो बनाने हैं, 4 बॉक्सेस यहाँ पे थे, तो 2 कर दिए जुडिशियल के, एक टेक्निकल, एक सेंटर का टेक्निकल, एक स्टेट का टेक्निकल। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, यहाँ याद कर लो, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, सेंटर, स्टेट। तो स्टेट में जब आप स्टेट बेंच में गए तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे प्रेसिडेंट तो नहीं होता है, तो मेंबर कर दिए जो 2 जुडिशियल, एक सेंटर और एक स्टेट का आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद क्या बोलता है, सिंगल मेंबर बेंच क्या होती है, सिंगल मेंबर बेंच क्या होती है, अपील जहां पे टैक्स या फिर आईटीसी फीस पेनल्टी जो भी इन्वॉल्व है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। पहली बात तो जो है, जो भी क्या है जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, जिसमें टैक्स फाइन पेनल्टी वगैरह जो इन्वॉल्व है, वो नॉट एक्सीडिंग 50 लाख है, मतलब 50 लाख तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। सेकेंडली, एंड इसको मार्क करो, एंड उसमें क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सिंगल मेंबर भी क्या कर सकता है, केस को हर्ड कर सकता है, सिंगल मेंबर भी केस को हर्ड कर सकता है। तो क्या बोल रहा है, सिंगल मेंबर केस को हर्ड कैसे करेगा, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली बात तो जो टैक्स है, इट इज टैक्स फीस पेनल्टी फाइन जो भी है, इट्स नॉट एक्सीडिंग द 50 लैक्स, मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, प्रायर आपने अप्रूवल प्रेसिडेंट की ले ली है, और जो भी कंडीशंस है आपने वो सेटिस्फाई कर दी गई हैं। अगर ऐसा आता है तो सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो हर्ड द बेंच, तो सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो हर्ड द केस, तो सिंगल मेंबर भी यहाँ पे केस, सिंगल मेंबर बेंच भी चल सकता है। तो ये फिर से मेरे साथ इधर देखो, रिपीट करो, क्या बोला मैंने, कब सिंगल मेंबर होगा, डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स और एंड
डज नॉट इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड आपने जो ली है प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले ली है प्रायर और सारी आपकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, मेजोरिटी रूल इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वेयर द अपील वर ओरिजिनली हर्ड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट बेंच। अगर स्टेट बेंच ने अपील हर्ड की है, अगर स्टेट बेंच ने अपील हर्ड की है वो क्या बोल रहा है, अगर अपील हर्ड की है स्टेट बेंच ने, क्या बोल रहा है, अगर केस हियर करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई एक डिसीजन दे ही नहीं पा रहे हो, तो मेंबर्स क्या करेंगे, वो अपने अपने पॉइंट स्टेट करेंगे कि क्यों हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हम किन पॉइंट्स पे डिफर कर रहे हैं। एंड प्रेसिडेंट शेल रेफर सच केस फॉर हियरिंग। उसके बाद प्रेसिडेंट को हियर कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो स्टेट मेंबर्स के कि क्या क्या पॉइंट हुआ है, तो फिर वो मेजोरिटी से डिसाइड कर देगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको प्रिंसिपल को प्रेसिडेंट शेल रेफर द केस फॉर सच हियरिंग where the appeal was originally heard by the member of the state, where the originally heard by the principal bench to another member of the principal bench. No member is available to, देखो क्या करेगा, वो हार्ड करेगा केस को। सिंपल सा इतना याद रखो, अगर ऐसा है तो आपको अपने पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे प्रेसिडेंट से, तो वो सारे पॉइंट्स कंसीडर करके क्या करे पड़ेगा। एंड सच पॉइंट्स और पॉइंट शैल बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन इंक्लूडिंग द ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स हु फर्स्ट हर्ड द केस। सबके मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन से वो डिसाइड किया जाएगा। एंड प्रेसिडेंट शैल रेफर द केस फॉर हियरिंग। किसको रेफर करेगा केस, प्रेसिडेंट शेल रेफर द केस फॉर हियरिंग। अगर अगर वो स्टेट बेंच ने सुना था ओरिजिनली तो टू अनदर मेंबर ऑफ स्टेट बेंच दे देगा विद इन द स्टेट। अगर कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है तो किसी अदर स्टेट के स्टेट को देगा, मतलब वो रेफर करेगा आपस में कि तुम भी देखो तुम भी देखो क्या बनता है, फिर सबके ओपिनियन से कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा, फिर सबके ओपिनियन से कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा। तो वही ये बात कर रहा है, अगर डिफर ऑफ ओपिनियन है तो क्या होगा, सच मेंबर क्या करेंगे, बताएंगे कि क्यों डिफरेंस दे रहे हैं। एंड प्रेसिडेंट क्या करेगा, रेफर करेगा सच केसेस फॉर हियरिंग। किसको किसको रेफर करेगा, अगर स्टेट बेंच वाला केसेस है तो रेफर करेगा अनदर मेंबर ऑफ द स्टेट बेंच विद इन द स्टेट, या फिर अगर कोई स्टेट में कोई ऐसा मेंबर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्टेट के मेंबर्स को भी वो रेफर कर सकता है, और फिर उसके हिसाब से सारे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द केसेस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द मेंबर्स या केसेस क्या है, प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम जनरली स्पेशल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अमंग द बेंचेस। तो क्या करता है, प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कैसे कैसे होगा, तो एक से दूसरे बेंच को भी वो ट्रांसफर कर सकता है केस। तो सीनियर मोस्ट जो है मेंबर है विद इन द स्टेट बेंच शेल एक्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। कौन एक्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट करेगा, जो सीनियर मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेंबर है जो स्टेट बेंच में, वो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट का एक्ट करेगा फॉर सच स्टेट बेंच एंड shall exercise the power of the president as may be prescribed but for all the purpose be considered as a member। बट वो मेंबर तो कंसिडर किया जाएगा, बट वो सारे पावर एक्सरसाइज करेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो भी पावर है प्रेसिडेंट की। गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफर कर सकता है मेंबर्स को। हाउएवर जो टेक्निकल मेंबर है, टेक्निकल मेंबर में बी ट्रांसफर टू स्टेट ओनली विद इन द सेम स्टेट इन विच ही वॉज ओरिजिनली अपॉइंटेड। ध्यान रखना, जो स्टेट का टेक्निकल मेंबर है वो विद इन द स्टेट ही ट्रांसफर होना चाहिए। इस बात को पॉइंट को याद कर लीजिए। क्या पढ़ा हमने, ये कुछ आप अच्छे से याद कर लीजिए एक बार। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा जो स्टेट बेंच में सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और वो सारी पावर एक्सरसाइज करेगा, बट बाकी सारे पर्पस के लिए विद इन बाकी सारे पर्पस के लिए वो अपना एज ए मेंबर ही एक्ट करेगा, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट का एक्ट फॉर करेगा। उसके बाद क्या बोला, अगर ट्रांसफर हो सकता है वन टू अनदर बेंच, लेकिन अगर कोई टेक्निकल मेंबर है स्टेट का, टेक्निकल मेंबर है स्टेट बेंच का टेक्निकल मेंबर है जो, और वो भी स्टेट वाला टेक्निकल मेंबर, स्टेट बेंच में स्टेट वाला टेक्निकल मेंबर, उसको विद इन द सेम स्टेट ही ट्रांसफर की जा सकती है, अदर देन दैट नहीं होगा। डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोट रेंडर टू द प्रोसीडिंग इनवैलिड। No act or proceeding of appellate tribunal shall be questioned invalid merely on the ground the existence of any vacancy or any defect। आप
क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहाँ कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट हो गया वैकेंसी पे, अब वहाँ जाके क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। अब आ जाता है मेन पॉइंट हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर क्या है। एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर क्या है। अब मैं एपेलेट ट्रिब्यूनल बन गई, लोग जो आ रहे हैं वो मेरे पास वो एपेलेट अथॉरिटी से भी डिससेटिस्फाई होकर आ रहे हैं, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर है जो कि सिविल कोर्ट प्रोसीजर में सिविल कोर्ट के पास होती है। क्या होती है, ये कॉमन जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग द एविडेंस, ये हम कर सकते हैं, इशूइंग कमीशन, एग्जामिनेशन, ये बार बार हम पढ़ के आए हैं, इनको आप एक बार बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। ये हम बार बार पढ़ के आए हैं कि सिविल कोर्ट प्रोसीजर की कौन कौन सी पावर होती है, हर बार हम ये बहुत जगह बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर एज इट फॉर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट मेड बाय द कोर्ट। हम ऐसे ही एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अप्लाई करेंगे जैसे कि कोर्ट ने किया है। द एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन सेंड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन विद इन द लोकल लिमिट्स, तो क्या करेगा, इन केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी सिचुएशन। देखो क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल इतना याद रखो, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो इन द सेम फोर्स अप्लाई किया जाएगा जैसे डिक्री ऑफ द कोर्ट, जैसे कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है वैसे अप्लाई किया जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे होता है। अपील बाय द एग्रीव्ड पर्सन, हमने क्या बोला था, अगर आप एपेलेट अथॉरिटी से परेशान हो तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, ट्रिब्यूनल के पास डिपार्टमेंट भी जा सकता है, डिपार्टमेंट अगर परेशान हुआ किससे, एपेलेट अथॉरिटी से या फिर रिविजनल अथॉरिटी से, तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। लेकिन जो टैक्स पेयर है वो सिर्फ एपेलेट अथॉरिटी से अगर परेशान है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। उसके पास कितना टाइम है, टैक्स पेयर, हम देख रहे हैं टैक्स पेयर के पास कितना टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम है, प्लस 3 मंथ्स का टाइम है, प्लस 3 मंथ्स का कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है। 3 मंथ्स का टाइम है प्लस 3 मंथ्स का कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है, मतलब 6 मंथ्स। अब एक बात मुझे बताओ, टैक्स पेयर के पास एपेलेट अथॉरिटी में जाने का कितना टाइम था, टैक्स पेयर के पास एपेलेट अथॉरिटी में जाने का कितना टाइम था, 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ का डिले। वहीं एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाने का कितना टाइम है, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ का डिले। डिपार्टमेंट के पास कितना, आगे देखेंगे डिपार्टमेंट का भी। उसके बाद किस फॉर्म में अपील फाइल करनी है, जीएसटी अपील 05 में करनी है, वहां करी थी 1 में, यहाँ जाना है जीएसटी अपील 05 में, अपील 05 में जाना है। 7 डेज वाला फंडा यहाँ पे सेम रहेगा। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, वो क्या, वही सेम बात बोला, अगर आपने विद इन 7 डेज कर ली तो जिस दिन आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट मिला, अदरवाइज जिस दिन आप सबमिट करोगे वो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास कोई केस आया, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास केस आया, क्या एपेलेट ट्रिब्यूनल उस केस को सुनने से मना कर सकती है, क्या रिफ्यूज कर सकती है, वैसे तो नहीं कर सकती। लेकिन क्या बोला गया, छोटे मोटे जो केसेस हैं अगर वो भी वो लोग लेने लगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो क्या बोला गया, एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील, किसी भी एडमिट को एडमिट करने के लिए अपील को रिफ्यूज कर सकते हैं, कब, जब जो टैक्स का अमाउंट है, आईटीसी वगैरह का फीस पेनल्टी का अमाउंट है, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, 50,000 एक्सीड नहीं करा था, हमने कुछ पढ़ा था 50 लैक्स का, पीछे हमने 50 लैक्स का कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर टैक्स वगैरह 50 लैक्स से एक्सीड नहीं कर रहा तो उस केस को सिंगल मेंबर बेंच भी हर्ड कर सकता है, यही हमने पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल मेंबर बेंच का हमने केस क्या पढ़ा था कि अगर वो 50 लैक्स से एक्सीड नहीं करता। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो केस को एडमिट करने से मना कर सकती है अगर वहां पर ये जो अमाउंट है डज नॉट एक्सीड 50,000, अगर ये जो अमाउंट है 50,000 तक से एक्सीड नहीं कर रही है, मतलब अप टू 50 है। उसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्या होता है, रिस्पोंडेंट, मान लो रिस्पोंडेंट हो सकता है किसी एक बंदे ने अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, दूसरे बंदे ने सोचा कि छोड़ो यार जो रहा चलने दो, वो रिस्पोंडेंट है, तो उससे भी मांगा जाता है कि आप भी बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हो। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस अपील हैज बिन फाइल्ड, द पार्टी अगेंस्ट हुम अपील हैज बिन फाइल्ड, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जिसको रिस्पोंडेंट बोला जाता है, जिसके अगेंस्ट फाइल की गई है उसको रिस्पोंडेंट बोला जाता है। मे नोट विद स्टैंडिंग दैट ही मे नोट अपील अगेंस्ट, चाहे उसने अपील नहीं करी तो वो क्या कर सकता है, विद इन 45 डेज अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है
किसमें? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है वो जीएसटी अपील 03 में, जिसके अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द अपील, जो भी उसके अगेंस्ट हुआ है, सच मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल एज इट वाज प्रेजेंटेड विद इन द टाइम स्पेसिफिकली। कंडोनेशन ऑफ डिले 45 डेज का और दिया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर आगे तो फटाफट से मुझे बताएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर आगे कुछ फटाफट से मुझे बताएंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मैं इसको अब क्या करूंगी, कंट्रास्ट बना के चलूंगी। जो जो हमने एपीलेट ट्रिब्यूनल में पढ़ा था टैक्स पेयर के लिए अभी, प्लस एपीलेट अथॉरिटी में हमने क्या पढ़ा था। एपीलेट अथॉरिटी में टाइम क्या था? 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ का डिले। ट्रिब्यूनल में टाइम क्या है? 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का डिले। उसके बाद डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील जीएसटी अपील 01 था, जीएसटी अपील 01 था। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएंगे, हमने 50 लाख तो इसलिए पढ़ा था कि अगर टैक्स वगैरह जो टैक्स पेनल्टी वगैरह जो अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा तो सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो हर्ट द केस। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल के पास ऐसा कोई केस आया, छोटा मोटा केस है जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स, डिफरेंस ऑफ टैक्स, फाइन, पेनल्टी एक्सीड नहीं कर रहा है 50,000 से, तो उसको एडमिट करने से रिफ्यूज कर सकते हैं। और सामने वाला पर्सन जिसने चाहे भले ही फाइल नहीं किया है, जिसके अगेंस्ट फाइल किया है, तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है विद इन द 45 डेज प्लस 45 डेज का कॉन्डेनेशन ऑफ डिले उसको मिल जाएगा। उसके बाद फीस फॉर फाइलिंग एन अपील, अपील फाइल करने की फीस क्या है? वो क्या बोल रहा है, अपील फाइल करने की फीस क्या है? 1000 फॉर एवरी 1 लाख का टैक्स। मान लो आपने जो अपील फाइल करी है उसमें मान लो 6 लाख का टैक्स इन्वॉल्व था, एवरी 1 लाख के लिए 1000, तो अल्टीमेटली आपको 6000 देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम फीस कितनी है? 25,000। मतलब टैक्स के हिसाब से आपको फीस कितनी जमा करानी है, दैट डिपेंड्स आपका केस कितना हैवी है। आप जितना टैक्स होगा, मतलब एवरी 1 लाख के टैक्स पे 1000 का फीस लगेगा, एवरी 1 लाख के टैक्स पे 1000 की फीस लगेगी। देयर शैल बी नो फीस फॉर एप्लीकेशन मेड बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का केस है, अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का केस है, इन्होंने एरर किया था फिर रेक्टिफाई कराने के लिए हम आए हैं, तो उसके केस में कोई फीस नहीं होगी। अरे आपकी ही गलती थी, आपका ही एरर रेक्टिफाई कराने आए हैं, तो हम क्यों फीस दें? ठीक है, तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केस में कोई भी फीस नहीं होगी। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट का जो केस था वो हम देख लेते हैं। प्री डिपॉजिट का जो केस था वो हम देख लेते हैं। वहां पर था 10, यहां पर आ जाएगा 20। वहां था 10, यहां पर आ जाएगा 20, तो लिमिट हो जाएगी 20 और मैक्सिमम लिमिट भी सीजीएसटी की हो जाएगी 50, आईजीएसटी की हो जाएगी 100 करोड़ रुपीस। आईजीएसटी की हो जाएगी 100 करोड़ रुपीस। मतलब जितना आपने एक्सेप्ट कर लिया दैट यू शुड बी गिवन एज अ फुल, यू शुड गिव एज अ फुल अमाउंट। लेकिन जो डिस्प्यूट में है उसका सिर्फ टैक्स का ही 20% देखना है। एक 25% वाला देखते हैं आगे होगा वो। डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट अपील करना चाह रहा है तो डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ्स का टाइम है, कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं है। मतलब अब दोनों के पास 6 मंथ्स का टाइम है। इन्होंने फाइल किया था जीएसटी अपील 06 में, देखो हमने क्या पढ़ा था, 5 में ये क्या करेगा, फाइल करेगा। 6 में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा, 6 के बाद आ जाएगा 7, डिपार्टमेंट ले लेगा जीएसटी अपील 07 में वो फाइल कर देगा। तो क्या बोला गया, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्री डिपॉजिट की, डिपार्टमेंट के केस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आती है, पहले हमने देखा था कि एपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, अब हम देख रहे हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा। एपीलेट ट्रिब्यूनल कैन कंफर्म, मॉडिफाई और अनल द ऑर्डर। कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, अनल भी कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, जब हमने देखा था एपीलेट अथॉरिटी का केस, क्या एपीलेट अथॉरिटी रेफर बैक कर सकती थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केस? नहीं कर सकती थी। लेकिन एपीलेट ट्रिब्यूनल के रेफर बैक द केस टू द एपीलेट अथॉरिटी को, या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकता है रेफर बैक द केस टू द एपीलेट अथॉरिटी को, या फिर रिविजनल अथॉरिटी को, या फिर टू ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी कर सकता है। मतलब रेफर बैक की पावर किसके पास है? रेफर बैक की पावर है एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। मैक्सिमम एडजमेंट 3 होंगी, टाइम ईयर एडवाइजरी 1 है, यहाँ भी
सेम एडवाइजरी टाइम ईयर 1 है यहाँ पे भी, ठीक है। ट्रिब्यूनल शेल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर, किस किस को देगा? एपेलेट अथॉरिटी को देगा, रिविजनल अथॉरिटी को देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा, एपेलेंट को देगा, ज्यूरिसडिक्शन को देगा, ठीक है। जब तक आप आगे नहीं जाते तब तक इनका ऑर्डर बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक चीज हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अभी क्या पढ़ी है याद दिलाएंगे मुझे? हमने ये देखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केस में कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं की जाएगी। अदरवाइज फीस कितनी थी? 1000 फॉर 1 lakhs ऑफ टैक्स अमाउंट, जो भी पेनल्टी है उसका 1000, और मैक्सिमम आता है 25,000। ये अभी हम पीछे देखकर आए हैं। आई होप आपको ये चीज याद होगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केस में क्या होगा? ट्रिब्यूनल कैन करेक्ट इट्स ओन ऑर्डर फॉर इट्स एनी अपेरेंट मिस्टेक। कोई ऐसे मिस्टेक जो सीधा सीधा दिख रही है ट्रिब्यूनल खुद भी कर सकता है, बट हैज नो पावर ऑफ रिव्यू। द ट्रिब्यूनल अमेंड इट्स ऑर्डर बाय रेक्टिफाई भी कर सकते हैं ऑर्डर। क्या बोल रहा है वो? या तो वो खुद से ही हो जाएगा, या फिर इट हैज बीन ब्रोट टू द नोटिस बाय द कमिश्नर, या फिर सीजीएसटी यूटीजीएसटी के कमिश्नर ने उनको दिखाया विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ऑर्डर। मतलब कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। नो अमेंडमेंट विच हैज इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट रिड्यूसिंग द, मतलब अगर ऐसा कोई आप रेक्टिफाई करने चले हो, आप ऐसा रेक्टिफाई करने चले हो जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट होने वाला है, जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट होने वाला है, तो आपको पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसी अमेंडमेंट करना चाह रहे हो जिसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है, आईटीसी रिड्यूस हो रहा है, रिफंड रिड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली सामने वाली पार्टी पे बर्डन आने वाला है, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देनी पड़ेगी। प्री डिपॉजिट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आप एपिलेट ट्रिब्यूनल में, सॉरी एपिलेट अथॉरिटी में जा रहे हैं, तो जो आपने एक्सेप्ट किया उसका आपको जो आपने एक्सेप्ट किया, चाहे वो टैक्स है, इंटरेस्ट है, फीस है, पेनल्टी है, वो सब जो आपने एडमिट कर लिया वो तो आप पूरा दोगे क्योंकि आप एडमिट कर चुके हो। लेकिन जो आपका डिस्प्यूट में है उसमें सिर्फ आपने टैक्स का 10% देना है। टैक्स का 10% देना है। मैक्सिमम आ जाता है 25 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी एंड 50 करोड़ इन केस ऑफ आईजीएसटी। वहीं अगर आप ट्रिब्यूनल के केस में आ जाते हो तो डबल द थिंग्स, डबल 20% हो जाएगा, और ये जो लिमिट है वो भी 50 करोड़, आईजीएसटी में 100 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसी अपील है, अगर कोई भी सेक्शन 129(3) की अपील है, जो हम पेनल्टी में जाके पढ़ेंगे, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स वाली अपील है, वो वाली अपील है, तो उसमें आपको 25% ऑफ द पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो आप तब तक अपील फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको 25% ऑफ द पेनल्टी हैज नॉट बीन पेड। तो आपको उस केस में 25% ऑफ द पेनल्टी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड शो कोज नोटिस। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस मिला है जिसमें टैक्स की डिमांड की है 10 लाख पेनल्टी, 10 लाख इंटरेस्ट, 2 लाख। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कंफर्म करके। एबीसी कहता है ठीक है 5 लाख ये, 50,000 ये, ठीक है, ये मैं एडमिट करता हूँ, अदरवाइज बाकी के लिए मैं फाइल करूंगा। तो क्या करेगा? प्री डिपॉजिट कितना हुआ? जितना उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अमाउंट जितना उसने एक्सेप्ट करी। उसने क्या क्या एक्सेप्ट करा? उसने बोला कि 5 लाख का मैं टैक्स एक्सेप्ट करता हूँ और 50,000 का इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। उसके अलावा मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट कर लिया तो 5.5 लाख तो उसको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अब डिस्प्यूट में देखो टैक्स कितना रह गया। टैक्स टोटल था 10 लाख, जिसमें से 5 लाख उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब टैक्स डिस्प्यूट में कितना रह गया? 5 लाख, तो उसका 10% हो जाएगा 50,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी थी सीजीएसटी की? मैक्सिमम लिमिट थी 25 करोड़। तो आप उसको क्या करना पड़ेगा? 50,000 प्लस 5.5 लाख, वो पूरा का पूरा क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा एज अ प्री डिपॉजिट करा देगा एज अ प्री डिपॉजिट, पूरा वो डिपॉजिट करा देगा। नेक्स्ट वाला वो मैक्सिमम लिमिट एक बार इसमें अप्लाई हो रही होगी वो भी देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? शो कोज नोटिस रिसीव करा। कितना? आईजीएसटी था 600 करोड़ का, 600 करोड़ का आईजीएसटी था, पेनल्टी थी 100 करोड़ की, इंटरेस्ट था 10 करोड़। तो उसने एडमिट कितना किया? उसने एडमिट कर लिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एडमिट द टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट 50 करोड़, 10 करोड़ एंड 1 करोड़, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया।
तो 50 करोड़, 10 करोड़ प्लस 1 करोड़ मतलब 61 करोड़। तो वो क्या करेगा, 61 करोड़ तो उसको एडमिट कराना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि जो आपने एडमिट करा उसका 100 देना है आपको। लेकिन टैक्स में जो डिस्प्यूट में जो टैक्स रह गया, बचा हुआ डिस्प्यूट में टैक्स कितना रह गया, 600 करोड़ था, जिसमें से सिर्फ आपने 50 करोड़ का किया। तो 550 करोड़ का अभी भी बचा हुआ टैक्स जो डिस्प्यूट में है, उसके अगेंस्ट आपको कहाँ जाना है, एपेलेट अथॉरिटी में जाना है। एपेलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप कहाँ जाओगे, एपेलेट अथॉरिटी में जाओगे। एपेलेट अथॉरिटी में जाने की लिमिट कितनी है, 10% है, तो 55 करोड़ हो गया। आईजीएसटी की मैक्सिमम लिमिट से 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ प्लस 61 करोड़ वो डिपॉजिट कराएगा। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट को भी कंसीडर करके आपको चलना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, जो उसने एक्सेप्ट किया है उसको फुल दे दो। उसके बाद देखो टैक्स में कितना पोर्शन एक्सेप्ट नहीं करा, उसका 10-20% ले लो और अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, जहां वो जा रहा है उसकी मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद मैक्सिमम लिमिट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन रिफंडेड प्री डिपॉजिट। क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर प्री डिपॉजिट आपने किया था उसके बाद आपके फेवर में चीजें आ जाती है, आपको पैसा नहीं देना है, तो 56 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। वो भी हम देखेंगे, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग। इसको भी मार्क कर लो, वो हम आगे एक बार डिटेल में कैलकुलेशन के साथ देख लेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल। आपने क्या करा, अगर आपको क्या करना है, पहली बात तो जब आपने अपील फाइल करी होगी वहां पे, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे। अब आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हो, किसको, एपेलेट अथॉरिटी को या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल को। क्या वो एडिशनल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्ट करेंगे। फॉलोइंग कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तब वो एडिशनल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या, नंबर 1, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज द केस में बी एपेलेट अथॉरिटी जिसको भी दे रहा है उससे नीचे वाली अथॉरिटी ने एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया था। मान लो अब मैं बात करूं, आप एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो उससे पहले आप कहां गए होगे, एपेलेट अथॉरिटी में। एपेलेट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट करने को मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था डॉक्यूमेंट्स, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर इनको लेना पड़ेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके उसको देखना पड़ेगा। या फिर कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से आप दे नहीं पाए, अपीलेंट जो आप अपील कर रहे हो वो किसी सफिशिएंट रीजन की वजह से दे नहीं पाया, तो भी उनको एडमिट करना पड़ेगा। या फिर वेयर द appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority which has relevant to the ground of appeal, पहले किसी वजह से वो नहीं दे पाए, या फिर आप दे तो नहीं पाए लेकिन वो बहुत रेलेवेंट है ग्राउंड ऑफ अपील पे, आपके पास थे नहीं, या कुछ भी सफिशिएंट रीजन हो सकता है, वो ग्राउंड ऑफ अपील के लिए रेलेवेंट है, तो वो ले लेंगे। या फिर नीचे वाली पार्टी ने क्या करा, ऑर्डर जो दिया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी सुनने की, तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया, तो अल्टीमेटली अब क्या करना पड़ेगा, फिर से एडमिट करने पड़ेंगे। तो क्या था पहला पॉइंट था, अगर क्या था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या करा था, रिफ्यूज कर दिया एडमिट करने को, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया कि ये वाला हम नहीं लेंगे, तो अब इसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। या फिर डिपार्टमेंट ने तो मांगा था लेकिन आप सफिशिएंट रीजन की वजह से नहीं दे पाए। डिपार्टमेंट ने तो मांगा आपसे, हो सकता है पहली बात तो डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, वो केस। नंबर 2, डिपार्टमेंट ने तो मांगा था लेकिन आप ही नहीं दे पाए, या फिर कोई ऐसा सफिशिएंट कोज था जो है तो इंपॉर्टेंट बट आप नहीं दे पाए, बट ग्राउंड ऑफ अपील के लिए बहुत, आप कह रहे हो ये अगर आप ले लोगे ना आपकी अपील का ग्राउंड चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, प्लीज एडमिट कर लो। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी देना पड़ेगा ऐसा केस में भी। उसके बाद या फिर क्या था, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में बी appellate authority has made the order without giving sufficient proper opportunity। देखो 4 केसेस हैं इधर, देखो नंबर 1 केस क्या था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। नंबर 2, उन्होंने तो मांगा था, आप सफिशिएंट रीजन की वजह से नहीं दे पाए। नंबर 3, सफिशिएंट रीजन की वजह से नहीं दे पाए आप, कुछ जेन्युइन रीजन था, लेकिन ये जो मैटर है, ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड ऑफ अपील के लिए, उनकी ग्राउंड ऑफ अपील बदल जाएगी, उनका सब बदल जाएगा अगर ये ले लेंगे। या फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिली ही नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू एड्यूस द एविडेंस रेलेवेंट
इररिलेवेंट टू द ग्राउंड ऑफ अपील, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई तो भी उनको ये लेना पड़ेगा। नो एडिशनल अनलेस द राइटिंग, उनको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बिना किसी वजह के वो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो राइटिंग में रिकॉर्ड ना करें कि एडमिट करने का रीजन क्या था। ऊपर में से जो भी रीजन हो उनको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो एडिशनल एविडेंस नहीं देगा जब तक कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अलाउ नहीं की जाएगी टू एग्जामिन द एविडेंस, क्रॉस विटनेस करेंगे और क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन रिबटल और एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा उसका छानबीन करेंगे, अच्छे से एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है जिस पर्सन को जाना वो नहीं जा पाए, कई बार वो क्या है नहीं, आपका आप किसी को क्या रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हु कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिलेटिव हो सकता है, रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इनडायरेक्ट टैक्स गजेटेड ऑफर सर्व फॉर एटलीस्ट 2 years कैन अपीयर एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई ऐसा गजेटेड ऑफर है, गजेटेड सॉरी ऑफिसर है जिसने हैविंग सर्व फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 years के लिए कम से कम सर्व किया है, तो उसको भी आप अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो आफ्टर द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन। सीधा रिटायरमेंट रेजिग्नेशन देते ही आप उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते, एटलीस्ट 1 year का उसको होना चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। ये चीज आप स्टार मार्क एक बार कर लो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अगर कोई ऐसा गजेटेड ऑफिसर है जिसने सर्व तो किया एटलीस्ट 2 years के लिए, क्या वो बन सकता है, उसने कल ही रिजाइन किया, नो, आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। अब डिस्क्वालीफाई किसको किया गया है, एक बात बताओ, जिसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया वो क्या जाके किसी को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपना ही केस नहीं संभाल पा रहा है। जो कन्विक्टेड है, कोर्ट में कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस है, जिसपे खुद पे केसेस चल रहे हैं, वो किसी और को क्या रिप्रेजेंट करेगा। जो मिसकंडक्ट है, गिल्टी, एडजर्न, इंसॉल्वेंट है, जो खुद ही जिसके पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, shall be qualified to represent any person for all the time in case refer ABC। देखो क्या है, ये कभी भी नहीं कर सकते, एबीसी वाले जो पर्सन है वो कभी भी किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंसॉल्वेंट वाला पर्सन तो जब तक इंसॉल्वेंट है तब तक नहीं कर पाएगा ना। जरूरी थोड़ा इंसॉल्वेंसी उसकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो जब उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हुई तब वो कर सकता है। इंसॉल्वेंट वाले के लिए इसलिए बोला कि ड्यूरिंग दैट इंसॉल्वेंसी पीरियड आप नहीं कर सकते, बाकियों के लिए तो पूरा पीरियड चलेगा। उसके बाद आता है अपील टू द हाई कोर्ट, आपको अपील करनी है, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से परेशान हो गए, अब आप जाना चाहते हो हाई कोर्ट में। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल में, एपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या था, एपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर था, जो मैटर, देखो रीजनल, जो मैटर प्रिंसिपल बेंच ने हर्ड किया था, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर जो था, वो जो किया था, वो उसके अगेंस्ट कहाँ जाओगे, सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे पहले तो आप इतना सुनो, चलो लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले आप इतना समझो, जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होती है तो फिर वो आगे हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी लास्ट क्या है, एपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, कोई भी ऑर्डर पास किया है स्टेट बेंच ने, स्टेट बेंच ने कोई भी ऑर्डर पास किया है तो आप कहाँ जाओगे, तो आप एपीलेट हाई कोर्ट के पास जाने वाले हो। स्टेट बेंच ने पास किया है, क्यों, क्योंकि नेशनल बेंच में कौन से केसेस होते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के, वो डायरेक्टली आपको सीधा हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। तो क्या बोला, पहली बात तो क्या बोला यहां से देखो, द लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द स्टेट बेंच। अगर स्टेट बेंच ने कोई ऑर्डर पास किया है तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट को उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला वो नहीं करेगा, बिकॉज एपीलेट ट्रिब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। क्या बोला गया है, टाइम लिमिट कब है हाई कोर्ट में जाने की, हाई कोर्ट में जाने की टाइम लिमिट है 180 डेज। हाई कोर्ट में जाने की टाइम लिमिट कितनी है, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर अगेंस्ट अ
रिसीव्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके बाद फॉर्म में क्या होगा, जीएसटी अपील 08 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 7 हम वहाँ कवर कर चुके हैं, 8 बचता है, नेक्स्ट 8 आ जाएगा। उसके बाद डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। High Court may determine such issue that has not been determined the tribunal or has been wrongly determined by the state bench। या तो हाई कोर्ट किस पे अपना डिसीजन देगा, या तो डिटरमाइन ही नहीं हुआ है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ था, या फिर रोंगली डिटरमाइन हुआ है उस पे हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कब जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कब जाएगी, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच था। ध्यान रखना, एपिलेट ट्रिब्यूनल में, एपिलेट ट्रिब्यूनल में दो टाइप के बेंच होते हैं, एक होता है स्टेट बेंच, एक होता है प्रिंसिपल बेंच। एक होता है स्टेट बेंच, एक होता है प्रिंसिपल बेंच। तो जो प्रिंसिपल बेंच वाले केसेस हैं जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के केसेस वगैरह होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसके अगेंस्ट कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अगर स्टेट बेंच है तो आपको हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बेंच जो नेशनल बेंच के केसेस होते हैं, क्या है, if dispute or one of the issue involve the place of the supply। प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच में प्लेस ऑफ सप्लाई वाले जो केसेस हैं वो डायरेक्टली प्रिंसिपल बेंच क्या है, ये एक जुरिस्डिक्शन है जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई के केसेस को डील करता है। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। या तो आप हाई कोर्ट से परेशान हो गए, स्टेट बेंच के बाद आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट वाले केसेस में परेशान हो गए, वो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। या फिर डायरेक्टली जो अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला केस था, डायरेक्टली जो अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला केस था, जो भी नेशनल बेंच जो कि प्रिंसिपल बेंच का था प्लेस ऑफ सप्लाई के केसेस से, उस केसेस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। उसके बाद आता है सम ड्यू टू बी पेड नॉटविथस्टैंडिंग, आपको अपना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं नीचे वाला पॉइंट, नॉन अपीलेबल डिसीजन। ऐसे कोई डिसीजन आ चुके हैं, ऐसे कोई ऑर्डर आ चुके हैं जिसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। मतलब ऑलरेडी कोई ऐसा डिसीजन या ऑर्डर आ चुका है जिसके अगेंस्ट आप अपील नहीं करोगे। क्या ऐसा डिसीजन या ऑर्डर है, मान लो कमिश्नर ने क्या करा, कमिश्नर ने कोई ऑर्डर किया, प्रोसीडिंग्स को, आपकी प्रोसीडिंग को किसी एक जगह से दूसरे ऑफिसर को दे दिया, आप उसके अगेंस्ट जाके वो नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट जाके आप केस फाइल नहीं कर सकते कि मुझे तो भाई मुझे तो अपील करना है क्योंकि आपने एक से दूसरे को क्यों दिया। अरे दैट इज देयर इंटरनल मैटर, कौन हैंडल करेगा कौन हैंडल नहीं करेगा। तो अगर ऐसा ऑर्डर है जो कमिश्नर या अथॉरिटी एम्पावर्ड है टू डायरेक्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, उसके अगेंस्ट भी आप अपील नहीं करोगे। या फिर अगर कोई ऐसा ऑर्डर है pertaining to seizure the retention of the books of accounts registered document, उसके अगेंस्ट भी नहीं आप करोगे। अगर प्रोसिक्यूशन आ गया आपको तो भी नहीं आप करोगे। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में टैक्स देने को अलाउ कर दिया है, पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, ऑर्डर पास किया गया पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, तो भी आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। चार चीजों के अगेंस्ट ऐसे डिसीजन या ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट आप आगे नहीं जा सकते। नंबर 1 क्या पड़ा, अगर ट्रांसफर हो रहा है वन टू अनदर ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसिक्यूशन का केस है, रिटेंशन का केस है, सीजर रिटेंशन का केस है। नंबर 4 अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देने का ऑर्डर आ गया तो भी आप उसके अगेंस्ट कहीं आगे नहीं जा सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लर्न दिस वे। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। हम जनरली क्या करते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं, बट नहीं, लास्ट वाले क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। किन केसेस में अपील को फाइल नहीं किया जाएगा, किन केसेस में अपील को फाइल ही नहीं किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर छोटे छोटे मैटर्स हैं, अगर छोटे छोटे मैटर्स हैं, छोटे छोटे मैटर्स क्या हैं, छोटे छोटे मैटर्स, हमने क्या कहा ना 50 से कम, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं अपील के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके फेवर में दे दिया उसको। नॉन कॉम्प्लेक्स मैटर्स को एक्सेप्ट ही नहीं वो करें, दैट डजंट मीन कि डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप सही हो। तो क्या बोल रहा है, इन टैक्स डिस्प्यूट डिपार्टमेंट इज ऑलवेज एन ऑपोजिशन पार्टी। बिल्कुल, फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट अपील में भी many appeal to tribunal, high court, supreme court level are instituted by tax department। तो वो क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन कंटेन्स द प्रोविजन, ये सेक्शन उन प्रोविजन को कंटेन कर रहा है जो कि एम करता है लिमिटिंग द, कि आप अपील को जो फाइल कर रहे हो वो लिमिट करो, नॉन कॉम्प्लेक्स मैटर में स्मॉल अमाउंट में मत आओ, छोटे छोटे केसेस में मत आओ, ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएंगे नहीं तो सारे। तो वाइल प्रोवाइडिंग नॉन फाइलिंग
of appeal by CGST officer. This section also provide the step not stop the tax department to file the appeal in the similar cases. मान लो एक ऐसा केसेस था, किसी ए मैटर पे केस था, अमाउंट बहुत छोटी थी, उन्होंने एडमिट करने को मना कर दिया, नॉन कॉम्प्लेक्स छोटा मैटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए मैटर के सारे केसेस को वो एडमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सिमिलर केसेस में हो सकता है अमाउंट ज्यादा हो, उनको वो इंपॉर्टेंट दिख रहा हो, उनको वो कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, तो वो कर सकते हैं एडमिट। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हो गया तो उन्होंने बोल दिया कि सिमिलर केसेस एडमिट ही नहीं होने। उसके बाद द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इशू द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकता है डिपार्टमेंट, क्या कर सकता है, मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉन फाइलिंग ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन बाय सीजीएसटी ऑफिसर, मॉनिटरी शैल नॉट प्रीक्लूड दैट। वो देखो क्या कह रहा है, एक लिमिट फिक्स कर दी, आपको बोला कि ये केस बहुत कम अमाउंट के, आप नहीं आओगे, इसका मतलब ये नहीं है डज नॉट प्रीक्लूड सच ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन अदर केस। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी किसी और का केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो वो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है आप ही सही हो, जो है सही है। तो वो डिपार्टमेंट अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो केसेस में देखेगा। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है अपील एंड रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट है जो अमेंडमेंट वाली फाइल में भी है, वो भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। अमेंडमेंट वाली फाइल में भी है, वो भी साथ साथ हम कवर कर लेते हैं। अपील एंड रिवीजन को लेके एक पॉइंट था, क्या बोला, फैसिलिटी फॉर फाइलिंग द अपील मैनुअली टू द अपीलेट अथॉरिटी इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। अपील फाइल करने के लिए मैनुअल फैसिलिटी भी दी गई है। अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अपीलेट अथॉरिटी, क्या बोला गया है, कैन बी फाइल्ड ईदर बाय द एग्रीव्ड पर्सन और बाय द डिपार्टमेंट। प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, प्रोविजो का इंसर्ट किया गया है, अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी मे बी फाइल्ड मैनुअली इन जीएसटी अपील 01 इन केस ऑफ द अपील बाय एग्रीव्ड पर्सन और 3 इन केस ऑफ द अपील बाय डिपार्टमेंट। क्योंकि बंदा फाइल करता है, टैक्स पेयर फाइल करता है जीएसटी अपील 01 में, डिपार्टमेंट फाइल कर रहा था जीएसटी अपील 03 में। मुझे बताओ जीएसटी अपील 02 क्या था, टू में क्या था, डिपार्टमेंट ने उसको क्या किया था, एक्नॉलेजमेंट इशू किया था, है ना। तो आप मैनुअली भी फाइल कर सकते हो अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ओनली इफ, कब फाइल कर सकते हो आप मैनुअली, जब कमिश्नर हैज सो नोटिफाइड, जब कमिश्नर ने नोटिफाई किया है, या फिर सेम कैन नॉट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर टू बी अपील्ड अगेंस्ट। ऐसा डिसीजन और ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप कॉमन पोर्टल पे अपील कर, जिसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है, वो अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन, तो अल्टीमेटली आपको मैनुअली जाना पड़ेगा। नंबर एंड इन सच केसेस प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट अपीलेंट इमीडिएटली। वो क्या बोल रहा है, आपको जो भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है वो इमीडिएटली इशू यहाँ भी कर दिया जाएगा। दो केसेस में, या तो जब कमिश्नर नोटिफाई कर रहा है, या फिर जिसके अगेंस्ट आप जाना चाहते हो वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केसेस में आप मैनुअली भी जा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी आर डन विद द अपील एंड रिविजन्स। एक एक घंटा एक बार में लगा लो सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉल हो पाए। मुझे फटाफट से बताएंगे सिंगल मेंबर बेंच केस को कब हर्ड कर सकता है। पहली बात तो परमिशन होनी चाहिए, दूसरी बात जो टैक्स इंटरेस्ट वगैरह का अमाउंट है डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, ठीक है, तो सिंगल मेंबर बेंच उसको हर्ड कर सकता है। उसके बाद मुझे एक बात बताएंगे कितने दिनों के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सो दैट योर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट डेट कैन बिकम अ फाइनल डेट। किस दिन बंद से करना होता है, विद इन द 7 days। अगर आपने विद इन 7 days नहीं करा तो आपका क्या होगा, 7 days नहीं करा तो क्या होने वाला है,
तो आपका जिस दिन आप सबमिट करोगे दैट डे वुड बी द फाइनल डेट। अब मुझे बताओ एपिलेट ट्रिब्यूनल कितने तक के केसेस को एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है, जिसमें कितना अमाउंट होना चाहिए? इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल नाउ, अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अगर आप एपिलेट ट्रिब्यूनल को फाइल कर रहे हो, तो आपको कितना प्री डिपोजिट कराना है? डिस्प्यूट इन टैक्स का 20% और मैक्सिमम लिमिट आईजीएसटी में 100 करोड़ है। दूसरा, अगर 129(3) का केस है, अगर 129(3) कन्फिस्केशन वाला केस है, तो प्री डिपोजिट कितना होना चाहिए? 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट प्री डिपोजिट होना चाहिए। हु कैन रेफर बैक द केस? ओनली एपिलेट ट्रिब्यूनल कैन रेफर बैक द केस। एपिलेट अथॉरिटी केस को रेफर बैक नहीं कर सकती है। दूसरी तो एक और मुझे बात बताएं, फीस कितनी है फॉर फाइलिंग द अपील? फीस है 1,000 फॉर एवरी 1 लाख टैक्स, मैक्सिमम है 25,000। मुझे बताएंगे एडजमेंट कितने पॉसिबल है, कितनी तारीख पे तारीख पॉसिबल है? 3 एडजमेंट्स आर पॉसिबल। उसके बाद आप मुझे बताएंगे 3 एडजमेंट्स आर पॉसिबल। उसके बाद आप मुझे बताएंगे लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कौन सी है? लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है एपिलेट ट्रिब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। उसके बाद टाइम लिमिट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर टैक्स पेयर जाना चाहता है एपिलेट अथॉरिटी के पास टाइम लिमिट क्या है? 3+1। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास टाइम है 3+3। अगर वहीं डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो टाइम लिमिट है 6+1 और 6+0। ठीक है, 6+1 और 6+0 का टाइम लिमिट है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे रिविजनरी अथॉरिटी अपना ऑर्डर कब तक रिवाइज डिसीजन दे सकती है? 1 ईयर जब आपका उसका ऑर्डर का डिसीजन आया, या फिर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। तो विच एवर इज लेटर तक रिविजनल अथॉरिटी रिवाइज कर सकती है। क्या रिविजनल ऑर्डर अगेंस्ट रिवाइज हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड अगेन। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल मेनी सच पॉइंट्स नाउ। उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो you will be good to go for the exam. Let's wind it up. I hope you are enjoying the lecture. If yes, then share it with your friends as well. मिलते हैं next time. Till then, bye bye. Take care everyone. Yes, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe the channel so that you can get more such videos. और भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे चैप्टर्स. You will get it timely. मिलते हैं next time. Till then, bye bye. Take care everyone. Bye bye.